या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हमने कल पढ़े थे उसके अंदर पहले अंगूर के पढ़े थे, पूरा हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रॉट, कैलिक्स कैल्शियम, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी। फिर हमने आम के स्टार्ट कर लिए थे थोड़े थोड़े से। हमने आम के अंदर एक तो बड़ा ब्लैक टिप, क्या बड़ा था, दूसरा था स्पॉन्जी टिश्यू, क्या नाम था, वेरी गुड, बोलो स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या सबसे ज्यादा कौन सी वेरायटी में होती है, तो अल्फांसो वेरायटी में सबसे ज्यादा होती है, जबकि रत्ना और अर्का ग्रुप के अंदर नहीं होती। और ब्लैक टिप होती है ईंट के बच्चों के पास में बगीचा लगाने से। पौधे लगाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी बताई जाती है, वर्गाकार विधि। किस विधि में 15% पौधे ज्यादा लगते हैं, षटभुजाकार में लगते हैं, ठीक है। किसमें 4 पौधों के बीच में एक अस्थायी पौधा लगता है, पंचभुजाकार, क्विंकम्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, षटभुजाकार को हेक्सागोनल कहते हैं, हेक्सागोनल। अब आपको आम के अंदर अगला देख विकार लिखना है जिसको कहते हैं अपन झुमका। आम के अंदर अगला लिखना है आपको झुमका, जिसको कहा जाता है क्लस्टरिंग। झुमका को हम लोग बोलते हैं गाइस क्लस्टरिंग। साथ में लिखनी है 2-4 चीजें। तो झुमका क्लस्टरिंग में क्या होता है कि भाई आम का जो पुष्पक्रम होता है उसमें फल बनते हैं, तो आगे की साइड में गुच्छा बन जाता है फलों का। आगे बहुत सारे फल बनते हैं लेकिन फलों का गुच्छा बन जाता है, इसी को कहते हैं झुमका। तो झुमका का मतलब होता है गुच्छा है, क्लस्टर का मतलब भी होता है गुच्छा बन जाता है। इसके पीछे कारण है फूल आते समय कम तापमान। तो पुष्पन के समय कम तापमान के कारण ऐसा होता है। पुष्पन के समय कम तापमान यानी फ्लावरिंग के टाइम पे लो टेम्परेचर रहता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका कारण है पुष्पन, फूल आते समय लो टेम्परेचर, तो उसकी वजह से गुच्छा बन जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग धुआं करते हैं, क्या कहते हैं, हमने पढ़ रखा है एक बार, धुएं को बोलते हैं स्मजिंग, क्या कहते हैं, स्मजिंग का मतलब है धुआं करना। तो इससे हम लोग हल्का सा तापमान बढ़ा सकते हैं। ये प्रश्न डब्ल्यूओ में आ रखा है, डब्ल्यूओ 2018 मान लो भले, डब्ल्यूओ 2018 के इंटरव्यू होने अभी, किस किस का हुआ सिलेक्शन आपका, डब्ल्यूओ 2018 में किसी ने दिए नहीं होगा तुम्हारे में से, तो डब्ल्यूओ 2018 का भी इंटरव्यू चालू होने। अभी नए डब्ल्यूओ की भर्ती हुई उसमें तो इंटरव्यू हटा दिए। अभी जो 13 तारीख को होगा ना पेपर, उसमें तो इंटरव्यू है ही नहीं। ये तो 2018 वाली भर्ती है जो पेपर अभी हुआ था और उसका भी इंटरव्यू हो रहा है, पुरानी में सब में इंटरव्यू थे। तो झुमका क्लस्टरिंग किसका देख विकार है, ऐसा प्रश्न डब्ल्यूओ के अंदर आया हुआ है, ये लिख लिया होगा आप लोग। मैंने कहा आपको 2-3 साथ में लिखना है, एक तो ये लिखना है और 2 और लिखने हैं, इजी है इसलिए। और अगला देख विकार लिखना आपको, एक तो लिखना सॉफ्ट नोज, सॉफ्ट नोज, और एक लिखना है जेली सीट। सॉफ्ट नोज और जेली सीट ये दोनों भी इसी के देख विकार है, सॉफ्ट नोज जेली सीट। कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी से। और एक लास्ट लीफ स्कॉर्चिंग या लीफ स्कॉर्च, लीफ स्कॉर्च या लीफ स्कॉर्चिंग। इसका मुख्य कारण है क्लोरीन या क्लोराइड की विषाक्तता, क्लोराइड की विषाक्तता, विषाक्तता या पोटेशियम की कमी, या पोटेशियम की कमी। ये आम के देख विकार पढ़ रहे हैं अपन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम आम के देख विकार पढ़ रहे हैं जिसमें कल पढ़े थे 2, आज है झुमका, सॉफ्ट नोज, जेली सीड, लीफ स्कॉर्च, ठीक है। अभी स्टार्ट किया, ये पहली स्लाइड है। गुड, डन। नोज शब्द का मतलब होता है नाक। नोज का मतलब क्या होता है, तो नाक सॉफ्ट हो जाती है आम की नाक, जैसे आम है तो आम का आगे का वाला जो भाग होता है लगभग आगे का जो है 1/4 पार्ट रहता है, ये आगे से गीला गीला ढीला ढीला हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट नोज। आगे से बुरा बुरा हो जाता है, सड़ जाता है। जेली सीड में क्या होता है, जैसे आम है तो आम के अंदर क्या होता है कि भाई ये बीज होता है, बीज के चारों तरफ का जो रस होता है, गुदा होता है, वो बिल्कुल वहां पानी जैसा हो जाता है, गीला गीला जेली टाइप, तो उसको बोलते हैं जेली सीड। सीड जो होता है वो बिल्कुल, सीड के चारों तरफ का जो रस होता है, पल्प होता है, वो बिल्कुल गीला गीला सा हो जाता है और यहाँ आगे आगे का आम हो जाता है। ये इतना याद नहीं रखना आपको। लीफ स्कॉर्चिंग का मतलब होता है जैसे आम है, ये आम की पत्ती है, पत्तियां जल जाती है आगे आगे से, आपने कभी देखा आम के पेड़ की आगे आगे से पत्तियां जल जाती है, वो लीफ स्कॉर्चिंग कहलाता है। तो ये दोनों भी एग्जाम में आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है कि जेली सीड और सॉफ्ट नोज किसके देख विकार है, आम। अब लिखो एकांतर फलन, ये लिखने के बाद ओके, ये किसी का छोटा है क्या बेटा, अभी शाबाश, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ लोड वाली बात लग रही क्या तुम्हें, बिल्कुल एकांतर फलन। इसके बाद आपको लिखना नहीं है, सुनना है खाली, ठीक है। एकांतर फलन, आम की अगली प्रॉब्लम है एकांतर फलन। इस पेन को यही रखना, किसी को ले जाना मत देना, ये पेन सही है, कोई ले जाए तो वो करना है नहीं। द्विवर्षीय फलन कहते हैं इसको, एकांतर फलन को कहते हैं द्विवर्षीय फलन। आजकल इसको अनियमित फलन भी कहते हैं, इरेगुलर बियरिंग। वैसे तो इसको अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टरनेट बियरिंग, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनियल बियरिंग, बाइनियल बियरिंग। आपको सुनना है, अब आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैं कहूँ अभी लिखो तब लिखना। तो एक्चुअली अल्टरनेट बियरिंग में होता क्या है कि आपने गांव में पहले देख रखा है कि जैसे ये आम का कोई पेड़ होता है, उस आम के पेड़ के ऊपर आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो आप देखना कि एक साल फल आते हैं, एक साल नहीं आते। तो आम के पौधे पर एक साल फल आना, फल आए तो फलन, नहीं आए तो अफलन, यही तो है, फलन और अफलन। तो फल आ जाते हैं एक साल नहीं आते, एक साल आते हैं, एक साल नहीं आते। कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे की कुछ टहनियों पर एक साल फल आते हैं और अगले साल इधर आते हैं,
जब इधर आते हैं तो इधर नहीं आते, मतलब आधे पेड़ पे फल आते हैं आधे पे नहीं आते, कभी कभी इधर आधे आता है फिर इधर नहीं आता। तो ये समस्या क्या है, इसका कोई समाधान तो बात की बात है, इसका कारण नहीं पता ढंग से। तो आफलन जो है, जिस साल फल आ जाता है उस साल को कहते हैं ऑन ईयर, क्या कहते हैं, और जिस साल फल नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं, ऑफ ईयर। तो एक साल ऑन ईयर रहता है, एक साल ऑफ ईयर रहता है। तो ये जो है इस तरीके की समस्या आती रहती है, तो ऑन ईयर ऑफ ईयर चलता रहता है। सर इसके पीछे क्या कारण है, तो कारण तो किसी को पता ही नहीं है, तो सर को कैसे पता होगा, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनके आधार पर ऐसा कहते हैं कि आनुवंशिक कारण है। क्या है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसकी ऊपर वाली किस्मों में भी होता है, मतलब पेरेंट्स के अंदर अगर है तो वो संतति बनेगी, उसमें भी तो आनुवंशिक कारण भी मानते हैं इसका कई वैज्ञानिक। कई लोग कहते हैं कि सीएन अनुपात में गड़बड़ हो जाती है उसके कारण होता है, ये भी एक बिल्कुल कारण है, ये भी एक अच्छा कारण है, मतलब सीएन अनुपात। इसके अलावा एक और कारण है हार्मोन असंतुलन। क्या है गाइस, तो हार्मोन्स के अंदर जो है असंतुलन की वजह से ऐसा होता है, ये भी एक मेन कारण में से है। तो कुल मिला के कई अलग अलग लोग अलग अलग इसके अनुमान लगाते हैं अनुसंधान के आधार, लेकिन जो सबसे प्रभावी कारण है वो कौन सा माना जाता है, हार्मोनल इंबैलेंस, कि हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। तो फिर क्या करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें इसका। तो इस बीमारी या इस प्रॉब्लम से मैनेज करने के लिए एक तो दवाई आती है, वो दवाई का हमें इसके जड़ क्षेत्र में देनी रहती है। उस दवाई का नाम है पेक्लोब्यूटाजोल। क्या है गाइस, हाँ बोलो, पेक्लोब्यूटाजोल। ये एक दवाई है, मार्केट के अंदर मिलती है कल्टार के नाम से। किस नाम से, ये कल्टार के नाम से बाजार में मिलती है, या हम लोग जो है इसको ऐसे बोलते हैं पीबीजेड, क्या बोलते हैं, या और भी इसके नाम है, अभी मेन आपको ये है। इसकी आपको 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति पौधे में जड़ क्षेत्र में देनी है, प्रति पौधा जड़ क्षेत्र, रूट जोन के अंदर आपको जो है इसको अप्लाई करना रहता है जड़ क्षेत्र में। एक्चुअली मैंने आपको परसों कहा था ये एंटी जिब्रेलिन है। क्या है, जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम करता है। जिब्रेलिक एसिड होते हैं, जिब्रेलिक एसिड मैंने कहा जिब्रेलिक एसिड होती है वो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाती है। तो जब आप इसको देते हो तो जिब्रेलिक एसिड पौधे के अंदर कम बनता है, और जब जिब्रेलिक एसिड कम बनता है तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि जो है रुकती है, तो पौधे में फलन प्रेरित होता है। तो एग्जाम में पहले 2-3 बार आया वो प्रश्न, जेट 2025 में भी आया, जेट 25 में, एओ के अंदर, डबल एओ में सब में आ रखा है कि कौन सी दवाई काम में लेते हैं एकांतर फलन के लिए, पेक्लोब्यूटाजोल। एक एग्जाम में आ रखा कितनी मात्रा काम में लेते हैं, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम काम में लेते हैं। तो एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि नियमित फलन वाली किस्म में लगाएंगे। क्या करेंगे, हाँ, तो नियमित फलन वाली किस्में कौन कौन सी है देखो, तो नियमित फलन वाली किस्में, दक्षिण भारत की ज्यादातर किस्में नियमित फलन वाली होती है, या जो ज्यादातर हाइब्रिड किस्में है वो भी नियमित फलन वाली होती है। जैसे कि आप लोग लगाओ मल्लिका, कौन सी लगाओ, मल्लिका संकर किस्म है। इसके अलावा आम्रपल्ली लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप और क्या लगाओगे, नीलम है, नीलम वेरायटी है। इसके अलावा रत्ना वेरायटी है। ये किस्में आप लोग लगाओगे तो ये रेगुलर बियरर है, समझ रहे हो आप लोग। तो कुल मिला के इस पूरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्लाइड का है वो क्या है, पेक्लोब्यूटाजोल दवाई काम में लेते हैं। तो समस्या का क्या नाम है, एकांतर फलन। तो एकांतर फलन को अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं, एक छोड़ के एक, और जिस साल फल आएंगे ऑन ईयर, जिस साल नहीं आएंगे ऑफ ईयर। ये समस्या उत्तर भारत की किस्मों में ज्यादा है, क्या समझे। तो इसमें यहां लिख देंगे बोले उत्तर भारत की किस्मों में अधिक, उत्तर भारत में ही समस्या है मेन। तो उत्तर भारत की किस्मों में एकांतर फलन की समस्या ज्यादा है, किस्मों में। कोई दिक्कत है क्या, इसको लिखेंगे अपन तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है आपको। स्टूडेंट्स, अगला फल है आंवला। क्या है गाइस, देखो आंवले के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रूट नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं, तो फ्रूट नेक्रोसिस जो होता है, सुनना कि नेक्रोसिस कहते हैं किसको, फ्रूट नेक्रोसिस, या कभी कभी इसको इंटरनल ब्रेकडाउन या इसको आंतरिक गलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक गलन कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अंग्रेजी के 2 शब्द मैंने आपको पहले बताए, एक तो नेक्रोसिस और एक क्लोरोसिस। बताया था एक बार, एक तो है नेक्रोसिस और एक क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस शब्द का मतलब होता है उत्तक का मर जाना। क्या होता है, तो इसको कहते हैं फल उत्तक क्षय। क्या बोल सकते हैं, उत्तक क्षय। इसका मतलब इंग्लिश में कहते हैं डेथ ऑफ टिश्यू या डेथ ऑफ सेल। तो जैसे आंवला होता है, आंवले के अंदर जो बीज होता है उसके आसपास जितने भी टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं, तो डेथ ऑफ टिश्यू होता है, उसके लिए शब्द काम में आता है नेक्रोसिस। और अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है उसको कहते हैं क्लोरोसिस। क्या कहते हैं, इसमें पत्तियां पीली पीली पड़ जाती है, क्लोरोसिस यानी क्लोरोफिल की कमी होती है। और नेक्रोसिस में डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू का मर जाना, उत्तक क्षय। तो ये आंवला अंदर से काला काला हो जाता है, इसके पीछे कारण है बोरोन की कमी। क्या है गाइस, तो बोरोन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम होती है। 2 किस्में इसमें आपको ध्यान रखनी है, एक तो है फ्रांसिस। क्या नाम है, तो एक वैरायटी का नाम है फ्रांसिस, जिसको कहते हैं हाथीजूल। तो फ्रांसिस और हाथीजूल किस्म के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना है सर्वाधिक संवेदनशील किस्म, सही बात है। तो ये इसकी संवेदनशील किस्म, यानी कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर ज्यादा होती है। दूसरी कुछ किस्में ऐसी है जिनमें ये प्रॉब्लम कम होती है, जैसे चकैया, जैसे एक वैरायटी है चकैया, एक है नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7। ये किस्में सहनशील है, कैसी है, सहनशील किस्म। तो ऐसे आप लोगों को हल्का फुल्का याद रखना है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, शाबाश। तो ये कैसी वैरायटी हो गई है गाइस, तो एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसका, ये वाला कि जो आंवले की फ्रूट नेक्रोसिस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो फ्रांसिस के अंदर होती है। आंवला हो गया। जैसे एक फ्रूट है उसको कहते हैं अमरूद। क्या कहते हैं गाइस, देखो अमरूद के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं ब्रोंजिंग। क्या बोलते हैं, ब्रोंजिंग। इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ब्रोंजिंग हिंदी में, और इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ब्रोंजिंग, BRONZING, ब्रोंजिंग। ब्रोंज का मतलब होता है तांबे जैसी पत्तियां। कैसी, ये जैसे आपके ये अमरूद की पत्तियां हैं ये इस तरीके से। तो अमरूद की पत्तियां क्या है,
आगे आगे से तो रहती है हरी भरी, और जो परिपक्व पत्तियां रहती है जैसे आगे आगे तो हरी भरी, और ये परिपक्व पत्तियां रहती है तांबे जैसी लाल लाल हो जाती है। आपने अमरूद का पेड़ देखा हुआ, ज्यादातर पत्तियां तांबे जैसी लाल लाल हो जाती है, रेडिश कलर की हो जाती है। तो आपको याद रखना जिंक की कमी से, किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से। तो आप याद रखो ब्रॉन्ज जिंक, सीधा क्या याद रख लोगे? बोलो ब्रॉन्ज जिंक। तो ब्रॉन्ज जिंक, जिंक की कमी क्या है? ब्रॉन्ज जिंक, जिंक की। लेकिन बड़े स्तर पे और भी इसके साथ ही न्यूट्रिएंट याद रखना चाहो तो ऐसे याद रखो, जिंक पीके। क्या याद रखोगे? बोलो ब्रॉन्ज जिंक, जिंक पीके। एक याद रखना हो तो क्या है? जिंक, ब्रॉन्ज जिंक, नाम से पता है ब्रॉन्ज जिंक, ये आ सकता है तुम्हारे सुपरवाइज में, 12th की बुक में दिया हुआ है। तो अमरूद का मुख्य देह विकार कौन सा है? हाँ, बोलो ब्रॉन्ज जिंक, जिंक पीके। बहुत अच्छा। तो ऐसा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा क्या है कि फल फट जाते हैं अनार के अंदर, एक तो अनार है और एक है आपके बिलपत्र। तो अनार में और बिलपत्र में एक कॉमन समस्या है फल फटने की, तो इसमें भी फल फट जाते हैं, फल फटना, और इसके अंदर भी फल फटना है कॉमन समस्या। फटने की प्रॉब्लम बोरोन की कमी से होती है। किसकी? तो ये जितने भी फल फट रहे हैं सब किसके कारण फट रहे हैं? तो बोरोन की कमी तो इनके अंदर मेन है। इसके अंदर तो एक ही याद रखोगे तो बोरोन की कमी है। कभी कभी अनार के अंदर एक से ज्यादा पोषक तत्व याद रखने हो तो याद रखोगे केबीसी। कैसे याद रखोगे? हाँ, बोलो केबीसी, यानी इन तीनों की कमी हो जाती है। ये हो गया एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ही याद रखोगे तो क्या रखना? बोरोन। भाई फल फटने की समस्या किसके कारण रहती है? बोरोन की कमी। एक ही याद रखो। तीन याद रखोगे तो क्या रखोगे? केबीसी। क्या रखोगे? बोलो पोटेशियम, बोरोन, कैल्शियम, और नमी में तनाव। नमी में उतार चढ़ाव होता है जिसको कहते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? तो नमी तनाव की वजह से भी होता है कि जब सिंचाई की जरूरत है तब नहीं कर रहा हो, जब जरूरत नहीं है तब कर रहा हो, ज्यादा दिन तक गैप रह गया, अचानक सिंचाई कर दी, उसके कारण भी फल फट जाते हैं। अगली क्रॉप है आपकी फेवरेट, सिट्रस। नाम सुना सिट्रस का? नींबू वर्गीय फल। इसमें 3 फल आते हैं। बोलो संतरा यानी मैंड्रीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, माल्टा, सिट्रस साइनेंसिस, कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। नींबू वर्गीय फलों में एक प्रॉब्लम होती है डाइबेक। क्या होती है गाइस? डाई शब्द का मतलब होता है मरना, और बेक का मतलब होता है उल्टा मरना। उल्टा मरने से क्या तात्पर्य है? आपने कभी संतरे का बगीचा देखा हो, संतरे का, नींबू का, तो उसमें पूरे बगीचे में कुछ पौधे ऐसे दिखेंगे जो ऊपर से थोड़े थोड़े सूख चुके हैं, हल्की हल्की टहनियां सूख रही है। कुछ पौधे ऐसे देखोगे जो आधे सूख गए हैं, कुछ पौधे पूरे सूख गए ऊपर से नीचे, तो डाउनवर्ड ड्राइनेस होती है। डाई यानी मरना, बेक यानी उल्टा, तो पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है इसमें डाईबेक में। तो जितने भी डाईबेक होते हैं कॉपर की कमी से होते हैं। किसके कारण? तो ये कॉपर की कमी होती है। खाली जो गुलाब के अंदर होता है वो कवक से होता है। गुलाब में कोई पूछे कि डाईबेक किससे होता है तो वो कवक के कारण होता है। कवक का नाम अभी याद नहीं रखना, उसको कहते हैं डिप्लोडिया रोजियम। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे डाईबेक किसके कारण है तो कॉपर की कमी, लेकिन गुलाब वाला किसके कारण है? कवक से होता है। एक और सिट्रस में जिसमें पत्तियां छोटी रह जाती है उसको कहते हैं लघु पर्ण रोग। क्या बोलेंगे? लघु पर्ण, छोटी पत्ती रोग, या लिटिल लीफ याद रखो अपने, लिटिल लीफ, पत्तियां छोटी रह जाती है। तो लिटिल लीफ के पीछे कारण है जिंक की कमी। क्या है गाइस? तो पत्तियां छोटी रह रही जिंक के कारण। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंगन वाला। तो बैंगन के अंदर होता है माइकोप्लाज्मा से। किससे होता है? माइकोप्लाज्मा। कोई प्रश्न पूछेगा आपको कि बैंगन में होने वाला जो लिटिल लीफ है वो किसके कारण होता है, तो माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो एग्जाम में सिट्रस में से कुछ आए नहीं है, गारंटी नहीं, लेकिन इस बात की वारंटी है कि जो बैंगन में है वो लिटिल लीफ आए, किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा। सही बात है। एक दो छोटी छोटी समस्याएं और है, जैसे एक इसमें होता है येलो लीफ। क्या नाम है? पत्तियां पीली पड़ जाती है सिट्रस में, उसको कहते हैं येलो लीफ। मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किसके कारण? अब एक लास्ट जो मैं आपको और बताना चाह रहा हूं इसमें, उसको आपको बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना गाइस, उसको बोलते हैं ग्रेन्युलेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेशन। ग्रेनुल शब्द का मतलब होता है दाना। क्या होता है? तो दाना का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें दाने बन जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कभी आपने संतरे को देखा होगा तो अंदर से ये जो रस कलिकाएं होती है ना, ये रस कलिकाएं जो होती है वो सूख जाती है। रस कलिकाओं बोलते हैं जूसी सेक्स। क्या बोलते हैं? जूसी सेक्स का मतलब SSCS। क्या है गाइस? तो ये जूसी सेक्स जो है ये रस कलिकाएं सूख जाती है, तो कितने निचोड़ोगे फिर उसमें से रस नहीं निकलेगा। तो ये ग्रेनुलेशन है। आपका मेन काम पता क्या है? आपको ये याद रखना है कि ग्रेनुलेशन होता किसमें, क्या याद रखोगे? ये डब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मिलान करो में कभी प्रश्न आ जाएगा। तो इसके अंदर दिक्कत है रस कलिकाओं का सूखना। रस कलिकाओं का सूखना, तो रस कलिकाएं सूखने लग जाती है, रस कलिकाओं का सूखना। ओके, जूसी सेक्स जो है वो सूखने लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम माल्टे में ज्यादा होती है। इसमें अगर 2-3 बिंदु और याद रखें तो ये समस्या ज्यादातर किसमें होती है? माल्टा में अधिक होती है। हालांकि सिट्रस में सब में होती है, लेकिन माल्टे में ये होती है अधिक। इस बीमारी के पीछे क्या कारण है? तो ऐसा कोई विशेष कारण तो है नहीं, तो इसके कारण जो है वो कारण है अधिक तापमान और अधिक नमी। अगर टेम्परेचर, साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, अधिक तापमान और अधिक अपेक्षित आर्द्रता, अधिक तापमान और अधिक नमी के कारण ऐसा होता है। नमी भी ज्यादा है, तापमान भी ज्यादा है, इसे जलवायु को उष्ण जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उष्ण जलवायु जिधर है ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पुराने टाइम पे जब इसको कंट्रोल किया जाता था तो लेड आर्सेनेट का छिड़काव करते थे। इसके प्रबंधन के लिए क्या काम में लेते थे? तो एक दवाई लेते थे पहले, लेड आर्सेनेट, लेकिन ये तो बहुत घातक होता है, हानिकारक। तो लेड आर्सेनेट का छिड़काव आजकल हो गया है बंद। जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, लेड आर्सेनेट का छिड़काव। आजकल नया कंट्रोल तुम्हारा 2,4-D। क्या? तो 12 ppm आप काम में लो 2,4-D, और इसके साथ में आप लोग मिलाओ सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे जिंक है, जैसे आपका कॉपर है, ठीक है, पोटेशियम है, 0.25%, ये मिला करके आपको छिड़काव करना है। तो इससे भी इसमें मिलेगा आपको फायदा। क्या तुम समझे? तो सिट्रस के अंदर 4 हो गए, बोलो डाईबैक, लिटिल लीफ, ग्रेनुलेशन, येलो लीफ। इनमें सबसे खास क्या है आपका, और उससे भी खास क्या है?
ग्रेनुलेशन। ये अपने को ये नाम नाम याद रखो, लिख लो इसको, पहले वो वाला लिखो, उसके बाद जल्दी से लिखना स्पीड। हाँ हाँ, मैगी वाला जो है हानिकारक होता है, इसलिए बंद हो गया अभी। अरे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट वेटरनरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, भर सकते हैं। नेक्रोसिस आम के अंदर भी होता है, कहीं पर भी नेक्रोसिस आए तो आप बोरोन की कमी करना उसको। सर आपकी क्लास अपलोड बहुत लेट होती है, अगले दिन तक अपलोड होती है, वो तो उस क्लास को अपलोड होने में टाइम लगता है, कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं, 24 से 48 घंटे लगते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि लाइव क्लास लिया करें। यहां हर जगह चूहों का गोबर है, इधर चूहे नहीं है, यहाँ जिधर हाथ लगाओ उधर चूहों ने वो कर रखी, मींग नहीं बोलते हैं जिसको, नहीं, सब जगह इधर उधर यहाँ चूहों का शासन है। जेल तक को मैसेज करना पड़ेगा आज, पूरी क्लासरूम के अंदर चूहे चूहे बदबू आ रही, नहीं आ रही तुम्हें? ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे सर हम तो ऑनलाइन ठीक है इसका मतलब पर नई बात नहीं, रोज रहते तुम पीछे दोनों हैं। बेलपत्र में भी फल फटता है ड्यू टू बोरोन की कमी। हाँ कम दिखता होगा पीछे से, नहीं लेकिन ठीक है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं। ओके एवरीवन, अब ये हाथ खड़ा करो, देखें। अब एक क्रॉप लिखो केला। केले के देख विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नाम नाम लिखा रहा हूं तो आप उनको प्लीज लिखें। अगला लिखना आपको, देखो केला, देखो केले का पानी पानी जैसा हो जाना उसको कहते हैं नीर वेजाही। लिखो मेरे साथ ही, केले में एक तो लिखो नीर वेजाही, एक लिखो कोट्टा वेजाही। नीर वेजाही और कोट्टा वेजाही, नीर वेजाही कोट्टा वेजाही। इस नीर वेजाही को कहा जाता है वोट्रीनेस, वोट्रीनेस, और इसको कहते हैं सीडीनेस। तो इनके कोई कारण एक नहीं है जो लिखने, कारण वारण कुछ नहीं लिखने, खाली नाम नाम लिखना बस। तो नीर वेजाही को हम लोग बोलते हैं वोट्रीनेस, कोट्टा वेजाही, सीडीनेस। एक होता है फिंगर टिप, फिंगर टिप, और एक लास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो ऐसे नाम नाम लिखना है, ब्लू, ब्लू डिजीज। ब्लू डिजीज होता है मैग्नीशियम की कमी से। और फिंगर टिप जो होता है वो होता है उच्च सघन रोपण से, उच्च सघन रोपण जो होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो उच्च सघन रोपण वाले केले के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, फिंगर टिप। लिखना इसको तुरंत लिख लो, 1 मिनट लगाओ। नीर वेजाही वोट्रीनेस, कोटा वेजाही सीडीनेस, फिंगर टिप हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है ब्लू डिजीज मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तीर नीचे जा रहा मतलब कम, ये खाली नाम नाम लिखना आपको ओनली। कोट्टा, के ओ डबल टी डबल टे, कोट्टा, कोट्टा शब्द का मतलब होता है सीड। कोटा एक दक्षिण भारत में कोई तमिल या इन कन्नड़ भाषा का कोई शब्द। सर लिखने तो दिया करो, भाग रहे हो बेटा, भागना पड़ता है कभी कभी, समझे? इतनी देर में तुम नहीं लिख पा रहे हो तो फिर तो भागना पड़ेगा ना भाई। एक सामान्य स्टूडेंट अगर मानना कि कोई लिख सकता है 30 सेकंड का लिखने का टाइम है, तो 30 सेकंड के लिए लिखने का टाइम है, उसके लिए अपन दे रहे हैं 4 मिनट, तो लिखना चाहिए ना। फिर ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा दिखता पीछे से? हाँ चुप चुप रहो, देखो इधर। सबसे पहले टमाटर में फल फट जाते, बोलो फल फटना, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रूट क्रैकिंग। दूसरा है बेर, बोलो ब्लॉसम एंड रोट, ब्लॉसम एंड रोट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। बोलो सन स्काल्ड, सन स्काल्ड, कभी कभी बोलते हैं इसको सन बर्न। इसी प्रकार से पफीनेस, पफीनेस, गुड। केट फेस, केट फेस, ब्लोची राइपनिंग, ब्लोची राइपनिंग, शाबाश। इसी प्रकार से एक है आपका गोल्डन फ्लेक या गोल्ड फ्लेक। तो गोल्डन फ्लेक जो है ये भी इसका एक डिसऑर्डर है। और एक लास्ट है जो कि हम बाद में जो है लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब टमाटर के अंदर फल फटना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें टमाटर ऊपर से नीचे की तरफ फटता है, उसको बोलते हैं रेडियल क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? ये आपको याद नहीं रखना। कभी कभी टमाटर आधा फटता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? लेकिन कोई सी भी क्रैकिंग होगी बोरोन की कमी से होगी। किसके कारण होगी? तो आपको यहां याद रखना है कि टमाटर में अगर फल फट रहा है तो कारण क्या है उसका? बोरोन। कल हमने अंगूर में पढ़ा था कैलिक्स एंड रोट। क्या पढ़ा था? तो कैलिक्स एंड रोट कैल्शियम की कमी से हो रहा था। सेम ये वही वाला है जिसमें टमाटर आगे आगे से सड़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्लॉसम एंड रोट। क्या बोलते हैं?
और इसका भी मुख्य कारण क्या है? बाकी तो हाई टेम्परेचर, इनमें और भी कारण हो सकते हैं लेकिन मेन कारण अपन यहाँ लिख रहे हैं कैल्शियम। जिधर से सूरज की किरणें सीधी टमाटर के फलों पर पड़ती, छिलका जल जाता है, उसको कहते हैं सनबर्न या सनस्काल्ड। तो अधिक तापमान के कारण होता है। पफीनेस के अंदर कभी टमाटर को काट के देखोगे तो टमाटर के फल के अंदर जो बीज होंगे वो बीच वाला जो एक्सेस है उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तो टमाटर के बीजों का बीज के एक्सेस के आसपास इकट्ठा हो जाना, बाकी ये खोखला रह जाता है। कैसा होता है? तो इसको बोलते हैं खोखला। क्या बोल सकते हैं? खोखला होना, या इसको हम लोग जो है खोखला, होलोनेस भी कह सकते हैं, खोखला होना। ये दोनों ही चीजें आपकी होती है हाई टेम्परेचर के कारण। किसके कारण? तो इनके पीछे कारण है हाई टेम्परेचर या अधिक तापमान। अधिक तापमान के अलावा भी कुछ छोटे मोटे और कारण हो सकते हैं, जैसे कि केट फेस। केट फेस का मतलब होता है बिल्ली जैसा चेहरा हो जाना, चेहरा नहीं, बिल्ली जैसा टमाटर हो जाना, बिल्ली के चेहरे जैसा टमाटर हो जाना, बिल्कुल ऐसा। बिल्ली देखी तुमने बिल्ली, उसके जैसे, उसको कहते हैं केट। तो केट फेस होता है आपका अनियमित परागण के द्वारा, अनियमित परागण, अनियमित परागण कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो तापमान ज्यादा या तापमान कम, या अनियमित वातावरणीय परिस्थितियां। क्या कह सकते हैं अपन? अनियमित, यानी कि मौसम में बदलाव हो रहा है उनके कारण। इसका एक कारण पता ही नहीं किसी को। अनियमित वातावरणीय परिस्थितियां। क्या लिखोगे आगे? वातावरणीय परिस्थितियां, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये उनकी वजह से होता है, कोई कारण एग्जाम में नहीं आएगा। ब्लोची राइपनिंग, आपने बहुत टमाटर देख रखे, कभी टमाटर देखा तो एक तरफ तो थोड़ा हरा भरा सा, एक तरफ से लाल लाल हो गया, तो आधा पका हुआ है आधा कच्चा है, इसको ब्लोची राइपनिंग कहते हैं। पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो ब्लोची राइपनिंग पोटेशियम। गोल्डन फ्लेक, टमाटर के फल पर सोने जैसे पीले पीले रंग की धारियां बन जाती है, सोने जैसी धारियां, उसको कहते हैं गोल्डन फ्लेक। उसके पीछे कारण है कम पोटेशियम कैल्शियम अनुपात। क्या है गाइस? कम पोटेशियम कैल्शियम अनुपात। कोई भी अनुपात कम होता है, इसका मतलब क्या होता है? पहले नंबर वाला कम, दूसरे वाला ज्यादा। इसका मतलब कैल्शियम तो इसमें, पोटेशियम तो इसके अंदर कम, कैल्शियम में ज्यादा। सीधा यूं भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण भी ऐसा होता है। तो अपने को तो एक बार नाम याद रखना मेन। इनमें से सबसे विशेष जो एग्जाम में आएंगे ही, एक तो ब्लोची, ये आपका BER जो ब्लॉसम एंड रोट है, ये पहले भी आ चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। सनबर्न आ सकता है, सनबर्न भी हम ध्यान रखेंगे, बाकी इनको भी आपको एक बार रीडिंग मानी। एक और है नया वाला, यहाँ लास्ट लिख रहा हूँ टमाटर में, उसको कहते हैं जिपरिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, तो एक इसके अंदर होता है जिपरिंग। जिपरिंग खाली नाम याद रख लेना कि टमाटर का देख विकार है, बाकी कुछ भी लोड नहीं लेना। एक बार रिपीट कर बोलो, फल फटना, फ्रूट क्रिकिंग, ब्लॉसम एंड रॉट, बेल, सनस्काल्ड, पफीनेस, केट फेस, ब्लोची राइपनिंग, गोल्डन फ्लेक। जो केट फेस होता है उसके अंदर आपका जो फ्रूट होता है वो कैसा हो जाता है, देखो अपन यहाँ हेलो गूगल पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या? इसके तुरंत बाद में हम जो दूसरे क्रॉप पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं फूल गोभी। क्या बोलते हैं गाइस? फूल गोभी के देख विकार भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसी न किसी परीक्षा में आते रहते हैं। आप लोग मेरे साथ में रिपीट करते रहेंगे। बोलो होलोस्टेम, हिंदी में लिख रहा हूं, बोलो होलोस्टेम, बटनिंग, बटनिंग, सवास, ब्लाइंडनेस, 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 अंधेपन को ब्लाइंडनेस कहते हैं। सही है। इसके अलावा बोलो ब्राउनिंग, ब्राउनिंग, विप टेल, विप टेल, रेसिनेस, फजीनेस, लिपिनेस। रेसिनेस को कभी कभी राइसिनेस भी बोलते हैं। बोलो रिसिनेस। कैसे लिखते हैं रेसिनेस को? ऐसे लिखते हैं क्या? तुम्हें क्या पता होगा? बोलो रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस, ये तीनों इसी के देख विकार है। बोलो लिफिनेस, रेसिनेस, फजीनेस, लिपिनेस। लेकिन मैं एक एक का मतलब बताऊंगा आप, ठीक है? सबको ध्यान देना इधर। तो सबसे पहले नंबर पे होलो, होलो का मतलब खोखला होना। होलोनेस का क्या मतलब होता है? ये जैसे फूल गोभी का एक प्रकार का कर्ड है। क्या है? फूल गोभी का खाने योग्य कर्ड। इसका जो तना होता है, ये अंदर से खोखला रह जाता है। तो तना खोखला रह रहा है, उसके पीछे कारण नाइट्रोजन की अधिकता है। क्या है? या बोरोन की कमी। नाइट्रोजन की अधिकता या बोरोन की कमी के कारण। बटनिंग शब्द का मतलब होता है जो कर्ड बनता है वो छोटा बनता है। कर्ड कैसा बनेगा? छोटा कर्ड बनेगा। तो इसका मतलब होता है छोटा कर्ड, कर्ड का छोटा रह जाना या छोटा कर्ड। इसके पीछे मेन कारण है नाइट्रोजन की कमी। क्या कारण है? तो मेन तो कारण मैं लिख रहा हूं, देखो नाइट्रोजन की कमी आपको याद रखना है। प्लस एक कारण और है, पुरानी पौध काम में लेना। क्या कारण है? पुरानी पौध का मतलब बहुत दिन हो गए नर्सरी तैयार की है और उन पौधों को काम में ले रहे हैं, नहीं ले रहे और लेट ले रहे हैं, तो इसमें उसका ये दिक्कत आती है। तो पुरानी पौध का उपयोग, सही बात है, मतलब लेट ट्रांसप्लांटिंग। क्या कह सकते हैं इसको? लेट ट्रांसप्लांटिंग करें, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ब्लाइंडनेस का मतलब जिसकी आंखें नहीं होती उसको ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधापन। और जिसकी एक आंख नहीं होती उसको काना कहते हैं। जिसकी एक आंख नहीं उसको काना, जिसके दोनों आंखें नहीं उसको क्या बोलते हैं अपन? अंधापन। तो कर्ड कब, ये फूल गोभी का पौधा कब अंधा है? जब उस पे वो कर्ड ही नहीं बन। जब कर्ड ही नहीं है तो अंधा है। तो कर्ड का न बनना हम क्या कहते हैं? बिना कर्ड का पौधा, कोई कर्ड नहीं है तो बिना कर्ड का अगर पौधा है तो इसका मतलब वो ब्लाइंडनेस है। इसका कारण है कम तापमान। क्या कारण है गाइस? अगर तापमान प्रॉपर नहीं मिलता तो कर्ड नहीं बनता। हमने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे कि जो अगेती किस्में होती है उसको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए कर्ड बनने के लिए। मध्यम को चाहिए 16 से 20, 25 को चाहिए 12 से 16 या 10 से 16। तो अगर ये तापमान नहीं बनता तो फिर कर्ड नहीं बनता। तो इसके पीछे कारण ये। ब्राउनिंग का मतलब होता है भूरापन। क्या? तो ये जो फूल गोभी का कर्ड होता है ये कैसा बन जाता है? भूरा भूरा। तो इसके भूरापन के पीछे कारण है बोरोन की कमी। क्या है? तो ब्राउनिंग, बोरोन की कमी। क्षारीय मृदाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं क्षारीय मृदा में अधिक। तो प्रश्न आ जाए कभी
कि क्या है, तो क्षारीय मृदा में ये दिक्कत होती है ज्यादा। विप टेल का मतलब, विप का मतलब होता है चाबुक, क्या चाबुक जैसी पत्तियां हो जाती है, कर्ड है, पतली पतली सी पत्तियां हो जाती है, ऐसे बिल्कुल पतली पतली पूंछ के जैसी, विप टेल चाबुक जैसी। तो विप टेल को हम ऐसे लिखते हैं WHIP, विप TAIL, विप टेल। इसका कारण है मोलिब्डेनम की कमी। क्या है गाइस, MO, मोलिब्डेनम की कमी होती है। ये प्रॉब्लम अम्लीय मृदाओं में ज्यादा होता है। अम्लीय, कभी कथन कारण में मैं प्रश्न दे दूं तो ध्यान रखना, अम्लीय मृदा में अधिक। मैंने जैसे 2 कथन दिए। पहला कथन दिया कि फूल गोभी मतलब विप टेल फूल गोभी में होने वाला मुख्य देख विकार है, अच्छी बात है। दूसरा, यह बीमारी लवणीय क्षारीय मृदाओं में सबसे ज्यादा होती है। यह कथन सही है दूसरे वाला, क्यों? क्योंकि अम्लीय मृदा में ज्यादा होती है। हमेशा अम्लीय मृदाओं के अंदर मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है, वेरस बोरोन की कमी पाई जाती है क्षारीय मृदाओं के अंदर। अब ये तीनों को रिसिनेस या राइसिनेस, राइसिनेस के अंदर क्या होता है? राइसिनेस के अंदर होता है कि कर्ड छितरा हुआ सा कर्ड बनता है, कर्ड का बिखर जाना है। कर्ड एकदम कठोर होता है, उसको बोलते हैं कंपैक्टनेस। क्या बोलते हैं? तो कर्ड को एकदम कठोर होना चाहिए, आपस में बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए, लेकिन कर्ड में से अलग अलग शाखाएं फूट रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइसिनेस, RICEYNESS, राइसिनेस या राइसिनेस। एक तो ये, और एक फजीनेस। फजीनेस का मतलब होता है मुलायम, सॉफ्ट, वेलवेट जैसा। किसके जैसा? नाम सुना, वेलवेट मतलब मखमल जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना। अरे पहले आता था, ये गाना आता था कि मारी तीतरी तार वेलवेट को लेंगू लादू, तुमने नहीं सुना कभी? ये गाना आता था पुराने टाइम, फिर इसका रीमेक भी बना था 2 बार। ये राजस्थानी है, ऐसे पुराना गाना है, लेकिन उसका फिर वापस बनाया था उसमें कोई धमाल मूवी के अंदर। मैं बता रहा हूं तुम्हें फजीनेस, वेलवेट का लहंगा नहीं बता रहा हूं, फजीनेस बता रहा हूं। फजीनेस ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर्स, फजीनेस इन कॉलीफ्लावर, ओके। ये ऐसा, तो कर्ड बिल्कुल सॉफ्ट कैसा हो जाता है? ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, ये जैसा दिख रहा है तुम्हें, तो कर्ड बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फजीनेस है। वेलवेटी कर्ड, क्या लिख रहा हूं मैं? वेलवेट जैसा, वेलवेट, वेलवेट, हाई टेम्परेचर या अधिक तापमान। तो अब मैं आपको एक बार वापस रिपीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट है बटनिंग, जो कि एग्जाम में आएगा ही। ब्राउनिंग तो हर साल ही आता है, विपटेल भी पिछले 10 साल से रोज आता है। ये CUT 2024 में आया था, रिसिनेस किसका देख विकार है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। होलोनेस का, होलोस्टेम का मतलब होता है तना खोखला हो जाता है, नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की कमी। बटनिंग का मतलब कर्ड छोटा हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी या लेट ट्रांसप्लांटिंग। ब्लाइंडनेस का मतलब अंधापन, कर्ड ही नहीं बनता है, ऐसा होता है कम तापमान का। ब्राउनिंग का मतलब भूरापन, ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है। ये तो नींदू में आता रहता प्रश्न, हर साल आता है। क्षारीय मृदाओं में ज्यादा होता है। विपटेल चाबुक जैसी पत्तियां हो जाती है, मोलिब्डेनम की कमी से अम्लीय मृदाओं में ज्यादा होता है। बोलो रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। हाँ बोलो, होलोस्टेम, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विपटेल, रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। ओके, राइट इट डाउन। अब लिखो इसको तुरंत। पहले टोमेटो है, उसके बाद में आप कोई चीज नहीं दिखे, समझ में नहीं आए तो आस्क मी। अगली फसल है गाजर। लिखो और सब इधर देखो। गाजर के अंदर होने वाले डिसऑर्डर इस प्रकार से हैं। सब सुन रहे हो क्या? नंबर 1 इज फोर्किंग, एक देही विकार होता है जिसको बोलते हैं फोर्किंग। एक होता है इसमें केविटी स्पॉट, फोर्किंग या केविटी स्पॉट। और एक होता है इसमें स्प्लिटिंग, क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है फटना, गाजर फटने लग जाती है, उसको गाजर को हम लोग स्प्लिटिंग यानी जड़ फटना। तो अब ऐसा है कि फोर्किंग में क्या होता है कि गाजर 2 मुंह वाली हो जाती है, देखा होगा तुमने। तो गाजर की जो रूट्स होती है उसके अंदर ये इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो गाजर का 2 मुंह वाली गाजर हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं फोर्किंग। इसके पीछे कारण होता है कठोर मृदा। क्या कारण है? तो कठोर मृदा के कारण ऐसा होता है कारण। और इसके जस्ट नीचे एक लाइन और लिखेंगे, बाद में मैं बोल दूंगा कि कच्ची खाद का प्रयोग करने से, अगर खेत में कच्ची खाद गांव में ले रहे हो बिना सड़ी हुई, तो भी गाजर 2 मुंह वाली हो जाती है। केविटी स्पॉट का मतलब जैसे दांतों में केविटी होती है, सिमिलरली इस तरीके से सड़ने लग जाती है जगह जगह से गाजर। इसके पीछे मेन कारण है कैल्शियम की कमी। क्या है गाइस? कैल्शियम की कमी के साथ साथ में पोटेशियम या नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। आप सुन रहे हो? वापस देख रहा हूं, देखो। हालांकि आपको मेन तो केविटी कैल्शियम, क्या रखना है? आप बोलो केविटी कैल्शियम, लेकिन और अच्छे से पूछे तो पोटेशियम और नाइट्रोजन की अधिकता। स्प्लिटिंग का मतलब गाजर फटने लग जाती है, इसको क्रैकिंग भी कह सकते हैं, फल फटना से रूट क्रैकिंग। इसके पीछे मेन कारण है बोरोन की कमी। क्या कारण है? ध्यान से सुनना, बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता, अधिक दूरी पर लगाना। अगर आपने गाजर को अधिक दूरी पर लगाया है, अधिक दूरी पर लगाना, तो भी ये इसमें जो है ये इसका कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है? और इसके अंदर हो सकता है कि क्या हो सकता है, मैं अभी याद कर रहा था, इसमें क्या 5-7 दे रखे हैं। मेन कारण तो बोरोन है, क्या है ये? और कई लोग कहते हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या है ये? तो ये आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। तो ये सभी इसके कारण है। मुख्य कारण तो फटने फटने वाली सारी समस्याएं किसके कारण होती है? बोरोन। तो बोरोन की कमी एक याद रखना है, अधिक याद रखें तो नाइट्रोजन की अधिकता, और पौधे को ज्यादा दूरी दूरी पर लगाने पर भी दिक्कत हो सकती है, और यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये तो रहे गाजर के देख विकार, किसके हो गए? अब एक गाजर से मिलता जुलता और पौधा होता है, उसको मूली कहते हैं, जानते हो तुम लोग? तो गाजर, इसके अलावा एक है मूली, रेडिश, रेफिनस सेटाइवस। इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है पिथीनेस। क्या होती है? देखो पिथीनेस लिखा हमने, पिथीनेस। और एक होता है इसमें आकाशीन। क्या होता है? तो पिथीनेस, आकाशीन, और एक है ब्राउन हर्ट।
ब्राउन ब्राउन हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो देखो क्या होता है, पिथीनेस आपने गांव में देख रखा है कि भाई गाजर नहीं, मूली का जो बीच वाला पोर्शन होता है, जैसे ये मूली की जो है आपने उस जड़ को काटा, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे आप देखो ये मूली इधर से है, मूली को आपने काटेंगे तो मूली का बीच वाला जो पित्त होता है ना, पित्त का मतलब ये अंदर बीच वाला, ये खोखला खोखला सा हो जाता है अंदर से, उत्तकों में हवा भर जाती है। अगर आप अच्छी मूली खाओगे तो पूरी टाइट रहती है अंदर से, नहीं तो अंदर आपको देखो स्पॉन्ज जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्पॉन्ज जैसा हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पिथीनेस। जो अंदर का पित्त होता है वो स्पॉन्जी होता है। उसके पीछे दो कारण, एक तो है हाई टेम्परेचर, क्या है गाइस, यानी अधिक तापमान के कारण ऐसा होता है, और एक इसके कारण है लेट हार्वेस्टिंग। क्या है लेट, यानी देरी से खुदाई अगर आप कर रहे हो इसकी, देरी से तुड़ाई या देरी से खुदाई, तो देरी से खुदाई के कारण भी ये दिक्कत होती है। इंपॉर्टेंट है। अगर एक कथन बोलूं जैसे कि पिथीनेस की समस्या सर्दियों के बजाय गर्मी के मौसम में ज्यादा होती है, तो क्या कथन सही है? तो ये कथन सही है क्योंकि अधिक तापमान गर्मी में रहता है ऐसा। और आकाशीन शब्द का मतलब होता है कि जड़ों की वृद्धि का रुक जाना। कभी कभी मूली बनती है, जैसे सही मूली किसको बोलते हैं, जैसे ये कोई सही मूली है, गड़बड़ मूली कौन सी है, ये ले, जड़ों की ग्रोथ रुक जाती। कभी आपने मूली खींची ऐसे, तो मूली खींचे तो मूली हाथ में आ जाती, तोड़ती है जो अलग बात है, लेकिन जड़ों की वृद्धि प्रॉपर नहीं हो पाती। ऐसे याद रखो, AB बोरोन की कमी, बोलो आकाशीन बोरोन की कमी। कैसे याद रखोगे? आकाशीन बोरोन की कमी होता है। ये ब्राउन हार्ट का मतलब होता है कि ये जो मूली होती है अंदर से जब इसको काटते तो पूरी पूरी हो जाती है अंदर से, इसको बोलते हैं ब्राउन हार्ट बोरोन की कमी। किसके कारण? अभी कोटा वो जोबनेर यूनिवर्सिटी का टीए का पेपर होता है, उसमें प्रश्न आया था कि जो आकाशीन होता है वो किसके कारण होता है मूली में। ये तो ये अपने को ध्यान रखना है। सही है, लिखो इसको एक बार। ये इधर तो गाजर है, उधर मूली। आपका मेन काम है फोर्किंग के वहां लाइन लिखना कि कच्ची खाद के उपयोग से गाजर दो मुंह वाली हो जाती। कच्ची खाद के उपयोग से गाजर दो मुंह वाली हो जाती है, उसे तो फोर्किंग कहते हैं। तो कच्ची खाद यानी रॉ मैन्योर यूज करने से गाजर जो है दो मुंह वाली हो जाती। अभी अपने पास में टाइम है, अब लिखो आलू। अब मेरे साथ लिखना अलावा है, तो आलू में 2-3 पॉइंट है खाली। तो नंबर 1 लिखो आप लोग यहाँ पे, हरापन। हरेपन को बोलते हैं ग्रीनिंग। हरेपन को बोला जाता है सबसे, भले ही देखो, भले ही नेता में किसी में कमियां रहती है, कोई अच्छा रहता है कोई खराब रहता है, वो पर्सनल किसी के अलग अलग रहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं सीधा साफ कहना सूखी रहना, ऐसे लोग भी है बहुत सारे। दूसरा लिखो ब्लैक हर्ट, ब्लैक हर्ट। और एक लिखो जिसको हम लोग कहते हैं होलो हार्ट। इनका ध्यान देना, होलो हार्ट लिखा है, होलो हार्ट। आपने कभी कभी देखा कि आलू हरा भरा हो जाता है, हरा हरा आलू का जो कंद रहता है वो हरा हरा हो जाता है। वो हरा होता है एक सोलेनिन नामक रसायन के कारण, एक केमिकल बन जाता है वहां पे, उसको कहते हैं सोलेनिन। तो सोलेनिन के कारण बनता है ऐसा, मतलब सोलेनिन बनने लग जाता है अगर कंद आपका सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आता है। अगर आपका जो कर्ण, इसका जो कंद है, बल, उसको ट्यूबर कहते हैं, जैसे ये आलू है, उस आलू के जो कंद होते हैं वो अगर आपने मिट्टी ढंग से नहीं डाल रखी तो बाहर निकल जाते हैं, और वहां सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती है तो आलू हरा हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां केमिकल बनता है सोलेनिन। तो ये क्यों बनता है? क्योंकि कंद जो होते हैं, ऐसे लिखो, कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना, कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना, किरणों के संपर्क में आना। ठीक है, तो कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से वहां पर बन जाता है सोलेनिन, जिसके कारण से आलू हरे हरे दिखते हैं और वो जहरीला होता है। अगर आप प्रति 100 ग्राम 20 मिलीग्राम से ज्यादा सोलेनिन खा जाते हैं, इसका मतलब आपको कैंसर हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक है। कैसा है? कार्सिनोजेनिक। अगर आपने हरे हरे आलू ज्यादा खाए तो कैंसर हो सकता है, इतना हानिकारक। अंदर से आलू हो गया है काला काला, कैसा हो गया है? उसको कहते हैं अपन ब्लैक हार्ट। आलू का कंद बीच में से, भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है। ऐसे लिखो, भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट, जो आलू में जितने भी देखिए विकार है उनमें से सबसे विशेष है ब्लैक हार्ट, आलू का अंदर से काला हो जाना, और ये वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता उसके कारण। आलू जो होता है वो अंदर से हो जाता है खाली खाली, अंदर से बीच में से होलोनेस का मतलब है खोखलापन। तो उसके पीछे कारण होता है वही वाला जो फूल गोभी में होता है, नाइट्रोजन की तो हो जाती है अधिकता, या बोरोन की हो जाती है कमी। तो ये तीनों है, ग्रीनिंग, ब्लैक हार्ट एंड ब्राउन हार्ट, जो आपका होलो हार्ट। के बाद में लिखो तरबूज। तरबूज की अंग्रेजी होती है वाटरमेलन। इसको कहते हैं गाइस वाटरमेलन। डब्लू से होता है वाटरमेलन, डब्लू से होता है व्हाइट हार्ट, इसमें हो जाता है व्हाइट हार्ट। व्हाइट हार्ट होता है बोरोन की कमी से। ठीक है, तो तरबूज को काटोगे तो अंदर से सफेद सफेद निकलता है, हल्का हल्का सा। तो वो जो व्हाइट हार्ट होता है उसके पीछे कारण है बोरोन की कमी। तो याद रखना, व्हाइट हार्ट वाटरमेलन, डब्लू से व्हाइट हार्ट, डब्लू से आपको वाटरमेलन याद रखना है। फिर लिखना खीरा। अगली आपको दिक्कत लिखनी है गाइस, खीरा। तो खीरे के अंदर एक प्रॉब्लम होती है पिल्लो। यानी तकिए जैसा हो जाता है, पिल्लो, PILLO। ये खीरे में पिल्लो होता है कैल्शियम की कमी से।
ठीक है, कैल्शियम की कमी। ठीक है, खीरे में जो है पिल्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किसी को ज्यादा लोड नहीं है। ठीक है, पिल्लो कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब लिखो प्याज। पिल्लो का मतलब जो है, जो आपका जो खीरा जो होता है वो खीरा अनियमित आकार में हो जाता है, जनरली बीच में से फूल जाता है खीरा ऐसे, तो बीच में से तकिए जैसा, पिल्लो का मतलब तकिए टाइप हो जाता है, तो उसको कहते हैं। तो ऐसे तो खीरा है, इसमें पिल्लो होता है, ये कैल्शियम। वाटरमेलन में व्हाइट हार्ट होता है, बोरोन की कमी। किसी के छोटा है दांत का। अब लिखो प्याज। लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, इसलिए आपको किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता, वैसे तो लोग टेंशन नहीं लेते हो। प्याज के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं बोल्टिंग। क्या बोलते हैं? बोल्टिंग, अंग्रेजी में लिखते हैं बोल्टिंग। ये भी डबल एम आया, मिलान करो कि भाई किसमें होता है। तो बोल्टिंग का मतलब होता है समय से पहले ही फूल आ जाता है। तो मैं लिख रहा हूं समय पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। ठीक है, तो समय से पहले फ्लावर स्टॉक इनिशिएट हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बोल्टिंग। इसका कारण है कम तापमान, कारण है इसका लो टेम्परेचर या कम तापमान। कम तापमान यानी कि लो टेम्परेचर। एक्चुअली बोल्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, कहीं में हम लोग बोल्टिंग करवाते भी हैं कम तापमान से उपचार करा के। जैसे बोल्टिंग शब्द का सीधा मतलब होता है पुष्प कली, फूलों को प्रेरित करने को भी बोल्टिंग कहते हैं। जैसे फूल गोभी में, इनमें और दक्षिण मध्य भारत के अंदर, दक्षिण भारत में फूल नहीं आते, खाली उत्तर भारत में आते, तो कम तापमान का उपचार देने से उनमें फूल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर प्याज के अंदर जब आवश्यकता नहीं है आपको पहली सीजन में, वैसे तो प्याज एक द्विवर्षीय सब्जी है। द्विवर्षीय का मतलब पहली सीजन में तो प्याज के अंदर बनेगा बल्ब, और दूसरी सीजन में फिर फूल आना चाहिए, लेकिन पहली सीजन में ही फूल आ जाता है कभी कभी, उसी को अपन कहते हैं बोल्टिंग, जो कि ठीक बात नहीं है। ये लो टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है, कम तापमान की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम लिखो इसमें, भंडारण के समय अंकुरण। जो आलू को हम लोग प्याज को भंडारण करते हैं, तो भंडारण के समय हो जाता है अंकुरण। प्याज उग जाते हैं ना भंडारण के समय, तो उसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में स्प्राउटिंग एंड स्टोरेज। स्प्राउटिंग दवाई तो इसके लिए पहले बताई भी आप, मेलिक हाइड्रोजाइड। क्या बता रखा? हाँ, तो इसके पीछे कारण क्या है? अधिक नमी। अगर खेत के अंदर नमी ज्यादा है, खेत का मतलब सॉरी भंडारण के समय, अगर आपने भंडारण जहां पे किया ना वहां नमी ज्यादा है, तो वो फूट जाता, उग जाता पहले। तो इसका मैनेजमेंट क्या है गाइस? तो इसका प्रबंधन है, आपको भंडारण जो करना है उस समय नमी को कम रखना है। भंडारण के समय कितनी नमी रखनी है? तो भंडारण के समय तापमान तो रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान जो है वो रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस जो अपेक्षित आर्द्रता रखनी है, अपेक्षित आर्द्रता वो आप लोगों को रखनी है लगभग 65 से 70%, यानी कि आर्द्रता कम रखनी है। टेम्परेचर भी लो रखना है और आर्द्रता भी आपको 65-70 रखनी है। कम आर्द्रता रखेंगे तो वो नहीं उगेंगे भंडारण के समय। या हम जो दवाई काम में लेते हैं उसको कहते हैं मेलिक हाइड्रोजाइड, जो कि आपको पहले बता रखी। सही बात है। तो एक तो ये भंडारण हो गया तरीका, दूसरा है मेलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव किया जाता है। तो मेलिक हाइड्रोजाइड ये बाजार में किस नाम से मिलता है? स्प्राउट स्टॉप के नाम से। स्प्राउटिंग को रोकता है, इसलिए स्प्राउट स्टॉप कहते हैं। तो इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं स्प्राउट स्टॉप। कितनी सांद्रता लेते हैं? 1500 से 2000 ppm, लगभग 2000 ppm। तो मेलिक हाइड्रोजाइड मैंने जैसा कि आपको कहा कि सुपरवाइजर 2026 में मेलिक हाइड्रोजाइड भी आ सकता है। ओके, हो गया? गुड। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? मेन हमने पढ़े हैं, और भी भूल चूक लेनी देनी है। सुनो, प्रश्न आएगा भंडारण के समय, प्याज और आलू में भंडारण के समय फुटान रोकने के लिए क्या काम में लेते हैं? ठीक है, और बोल्टिंग के पीछे क्या कारण है? ये खाली यही पूछेंगे बोल्टिंग होता किसमें। अभी आपको जाना नहीं है, कहीं पर भी हिलना नहीं, आपको एक टॉपिक डालना है नया। फिर पहले तो इसका रिवीजन कर लेंगे, पहले टॉपिक डालने के बाद रिवीजन करेंगे। तो एक टॉपिक लिखो महत्वपूर्ण संस्थान। ये खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो गया। तो इसके आगे अपन पढ़ लेंगे महत्वपूर्ण संस्थान, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। टॉपिक डालो महत्वपूर्ण संस्थान, जो कि एक बार संस्थान भी पढ़ लेंगे, सुपरवाइजर में आते रहते हैं। महत्वपूर्ण संस्थान, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, सुनो, अपने अभी आने वाले कुछ दिनों में अपने एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें अपन डॉक्टर आर एस परोदा सर को बुला सकते हैं। एक ऐसे सेमिनार करेंगे एक, तो उसमें तो एम एस स्वामीनाथन के जितना ही उस दिन उदाहरण भी बताया था, एक कहानी सुनाई थी ना,